हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा और लव स्टूडेंट। मैं विश्वेंद्र पोद्दार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वेंद्र जी के पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो अपना सफलता बैच स्टार्ट किया है, टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, उसके अंतर्गत हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 15 क्वेश्चनों को कल कवर किया था। उससे आगे आज करने वाले हैं, जो कि आपके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जो भी क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को यहाँ पर लगभग कवर कर दिया है। एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं होने वाला है। तो आज की ये दूसरी क्लास होने वाली है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आज का 16वां क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया। यानी 2020 की एनईपी जो शिक्षा नीति लागू की गई है उसमें कौन सा पाठ्यक्रम है जिसको समाप्त किया गया है। डीएलएड, बीएड, एमफिल, उपयुक्त सभी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस शिक्षा नीति 2020 में एमफिल का जो पाठ्यक्रम था उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। अब एमफिल नहीं की जाएगी, अब सीधे एमए के बाद पीएचडी की जाएगी, ध्यान रखना। नई शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक क्षेत्र में कितने वर्षों के अध्ययन के बाद डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। डिप्लोमा जो मिलता है तो कितने वर्ष के बाद मिलेगा नई शिक्षा नीति में, ये बताना है। व्यावसायिक क्षेत्र में कितने वर्षों के अध्ययन के बाद डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो बी वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पर 2 वर्ष, 2 वर्ष बाद व्यावसायिक क्षेत्र में डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब पीएचडी करने वालों के लिए क्या आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब पीएचडी करने के लिए 2 साल की स्नातक की डिग्री चाहिए, बी 3 साल की स्नातक डिग्री चाहिए, 4 साल की स्नातक डिग्री चाहिए या 5 साल की स्नातक डिग्री। देखिए अब बीए वाला जो पाठ्यक्रम है उसको 4 वर्ष कर दिया गया है, और 4 वर्ष की डिग्री जो कंप्लीट कर लेगा तो उसके बाद उसको डिग्री प्रदान की जाएगी। तो 4 साल तक की स्नातक की डिग्री लेने वाला विद्यार्थी अब पीएचडी कर सकेगा। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। शिक्षा शब्द किस भाषा से लिया गया है, यूनानी, अंग्रेजी, जर्मन या लैटिन। तो शिक्षा अंग्रेजी के एजुकेशन शब्द से बना है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। शिक्षा अंग्रेजी के एजुकेशन शब्द से बना है, जो कि एडुटेरिया लैटिन भाषा का शब्द है, ध्यान रखना। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसके लिए बनाया जाएगा। यानी राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किन के लिए बनाया जाएगा, शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए या माता पिता के लिए या उपयुक्त सभी के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र जो बनाया जाएगा वो सिर्फ बच्चों के लिए बनाया जाएगा। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। छात्रों के आकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है। छात्रों का आकलन करने के लिए किसकी स्थापना की गई है, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना की गई है, जिसका क्या नाम दिया गया है ये बताना। दीक्षा, प्रकाश, एनईपीएस, एनसीईआरटी। तो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र जो छात्रों या बच्चों के मूल्यांकन करने के लिए बनाया गया है, तो वो क्या है, परख। क्या है, परख है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। परख के द्वारा छात्रों का आकलन किया जाएगा, जो कि राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है, परख की स्थापना की गई है। परख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। तो परख क्या है, एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र जो किसका अध्ययन करता है, छात्रों के आकलन का। प्रकाश में पी का क्या अर्थ है ये बताना यहाँ पर। परफॉर्मेंस, पॉलिसी, प्रॉब्लम, प्रोडक्शन। तो परख में जो पी वाला ऑप्शन है, पहला अक्षर है, वो परफॉर्मेंस के लिए जाना जाएगा कि बालकों का कितना परफॉर्मेंस रहा है। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवासीय विद्यालयों का निर्माण करना, देश में शिक्षकों के कौशलों का विकास करना, अनुसंधान के विद्यार्थियों के लिए सीखने का ऑनलाइन मंच, डी उचित पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा की वेबसाइट। तो दीक्षा जो पोर्टल है उसका संबंध किससे है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो दीक्षा पोर्टल देश में शिक्षकों के कौशल को विकसित करने के लिए बनाया गया है, जिससे क्या शिक्षकों का जो कौशल है वो विकसित हो सके। तो देश में शिक्षकों का कौशल विकसित करने के लिए दीक्षा पोर्टल की स्थापना की गई है, इसका संबंध है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो एनईपी की गई है उसमें कौन सा कथन प्रस्तावित रखा गया है ये बताना है यहाँ पर। ए, विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी
भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बी, अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है। बच्चे जो अपनी मातृभाषा में शिक्षित होते हैं वो शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक होता है, ये कथन प्रस्तावित किया गया है। सी, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने में उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। डी, द्विभाषीय पागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा भी डालता है। तो यहाँ पर जो कथन प्रस्तावित किया गया है सबसे महत्वपूर्ण कथन ये बताना है यहाँ पर हट करके इनमें से, तो इनमें से सी वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट है। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने में उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। ये जो बाल विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुभाषी यानी अनेक भाषाओं का ज्ञान होगा तो उससे उसका संज्ञानात्मक जो विकास है वो उच्च स्तर का हो जाता है। 26वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं, यानी आकलन जो किया जाता है उसके उद्देश्य क्या हैं। 4 ऑप्शन है इसमें, पहले उनमें से आधार पर बताना है। पहले 4 कथनों को पढ़ते हैं। पहला कथन, सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करता है। सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करता है, यह। दूसरा कथन है, अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, यानी अध्यापन अधिगम की जो क्रियाएं हैं उनको बार बार दोहराना चाहिए। तीसरा, अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, यानी अधिगम है सीखना और विकास कैसे होने चाहिए, अनुकूलित होने चाहिए, ये इसका उद्देश्य है। चौथा इसका उद्देश्य जहाँ पर रखा है, कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना। तो आपको यहाँ पर इनमें से छांट करके बताना है कि कौन से उद्देश्य यहाँ पर रखे गए हैं। तो देखिए दूसरा, तीसरा और चौथा, यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा वो ये तीनों कथन सही हैं। ये कौन से में, अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना चाहिए, ये इसका उद्देश्य है। अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, ये भी उसका उद्देश्य है। कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना, ये इसके उद्देश्य हैं। तो ये हैं सी वाले ऑप्शन में 2, 3 और 4, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है, ये बताना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा सिफारिश की गई एक भाषावाद की, बहुभाषावाद की, पाठ्यक्रम का मानकीकरण और डी मूल्यांकन का मानकीकरण। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा सिफारिश की गई है वो अभी भी हमने पढ़ा था। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सिफारिश करती है बहुभाषावाद की, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषावाद की सिफारिश करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित बदलाव है, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव क्या किए गए हैं। मानकीकरण में लचीलापन लाया गया है। बी, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना। सी, डी, बहुभाषिता से कठोरता की ओर। तो इनमें प्रस्तावित बदलाव कौन सा किया गया है, तो वो किया गया है मानकीकरण से लचीलापन, यानी मानकीकरण से उसमें लचीलापन लाया जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। 29वां क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखनीय मेरू शब्द का विस्तृत रूप क्या है, यानी जो मेरू शब्द रखा है MERU, उसका अंग्रेजी में विस्तारित रूप बताना है। मेरू का क्या अर्थ है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, मल्टी एंगल एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिवेल्ड यूनिवर्सिटी, मल्टी डिसिप्लिनरी एंड एनवायरनमेंट एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर इनकी फुल फॉर्म बता रही MERU, तो ME से बन जाएगा मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का उद्देश्य क्या है, यानी परख की जो स्थापना की थी वो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र था, उसका उद्देश्य बताना है, जो कि बच्चों के मूल्यांकन करने के लिए बनाया गया एक पोर्टल है। इसमें देखिए ए में आता है प्रश्न पत्र सेट करना और परीक्षा आयोजित करना, मानदंड मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना। सी, बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र सेट करना। डी, UGC के लिए प्रश्न पत्र सेट करना। तो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का मुख्य उद्देश्य क्या है,
तो वो है बी वाला ऑप्शन, मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना परख का महत्वपूर्ण उद्देश्य। मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करने का कार्य परख का मुख्य उद्देश्य माना गया है। NEP 2020 के अनुसार ABC क्या है? शिक्षा, बैंक क्रेडिट, प्राथमिक शिक्षा, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो NEP 2020 के अनुसार ABC जो रखा गया है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो ABC है शिक्षा, बैंक क्रेडिट, शिक्षा, बैंक क्रेडिट। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। NEP 2020 के अनुसार ABC की फुल फॉर्म, ABC की फुल फॉर्म बतानी है यहाँ पर, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एकेडमिक बुक ऑफ क्रेडिट, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। अभी अभी पढ़ा है हमने शिक्षा बैंक क्रेडिट, इसका हिंदी अर्थ होता है तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये इसका यहाँ पर फुल फॉर्म हो जाएगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ABC की फुल फॉर्म क्या है NEP के अनुसार 2020 के अनुसार? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, शिक्षा बैंक क्रेडिट, ABC की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोग की गई पारिभाषिक शब्दावली क्या है? यानी तीसरा जो स्तर है, स्तर 3 के लिए पारिभाषिक शब्दावली कौन सी रखी गई है? प्री स्कूल स्तर 3 के लिए बाल वाटिका रखा गया है, बाल विकास रखा गया है, बालवाड़ी या आंगनवाड़ी। तो प्री स्कूल स्तर 3 के लिए कौन सी पारिभाषिक शब्दावली का उपयोग किया गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो वो यहाँ पर आपको बताना है। तो वो रहेगा ए वाला ऑप्शन, बाल वाटिका। क्या कर रखा है? बाल वाटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर चरण में बच्चों के बीच शिक्षण के न्यूनतम स्तर का उल्लेख है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर चरण में बच्चों के लिए शिक्षण के न्यूनतम स्तर का उल्लेख किया गया है, ये बताना है। ए प्री स्कूल, बी प्राथमिक स्कूल, सी प्री स्कूल और प्राथमिक स्कूल, डी माध्यमिक स्कूल। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो प्री स्कूल, प्राथमिक स्कूल, प्री स्कूल, प्राथमिक स्कूल या माध्यमिक स्कूल। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के स्तर पर चरण में बच्चों के बीच शिक्षण के न्यूनतम स्तर का जो उल्लेख किया गया है वो प्राथमिक स्तर पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलाप के अवसर दिए जाने की बात करती है? यानी NEP 2020 है वो शुरुआती कक्षा में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलाप करने के अवसर दिए जाने की बात करती है? तो घर में की जा सकने वाली गृह आधारित क्रियाएं, दूसरा विषय आधारित क्रियाएं, सी मूल्यांकन केंद्रित क्रियाएं या सृजनात्मक जिज्ञासात्मक आयु एवं विकास के अनुरूप। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो NEP 2020 के अनुसार बच्चों को शुरुआती कक्षाओं में क्रियाकलाप किए जाने के सृजनात्मक वस्तुओं का निर्माण, जिज्ञासात्मक, यानी ताकि बालक ज़्यादा से ज़्यादा जान सके, सृजन कर सके, और आयु एवं विकास के अनुरूप क्रियाकलाप दिए जाने की बात की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुशंसित स्कूली शिक्षा की संरचना क्या रखी गई है? यानी कौन कौन से स्तर रखे गए हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो स्तर रखा गया है वो 5+3+3+4, बी 2+3+3+4, सी 2+5+3+2+2+2 और डी में 5+3+3+2+2। तो देखिए तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो शिक्षा नीति का जो स्तर रखा गया है वो 5+3+3+4 रखा गया है। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, और ये अधिकांश से पूछा भी जाएगा आगामी परीक्षाओं के। स्कूली शिक्षा की जो संरचना रखी गई है वो कितनी रखी गई है? तो 5+3+3+4 रखी गई है। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र इसमें क्या होना चाहिए? परीक्षाओं के पर केंद्रित होने चाहिए, पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित होने चाहिए, सी संलग्न और संदर्भित होने चाहिए, डी मानकीकृत एवं एक रूपी होने चाहिए। पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र है वो संलग्न और संदर्भित होने चाहिए, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
38वां क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए रखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की गई है, उसमें कथन बताना है कौन सा प्रस्तावित रखा गया है। अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी की उन्नति में बाधक होता है, यानी बालक जब अपनी मातृभाषा में सीखे तो वो शैक्षिक उन्नति और प्रौद्योगिकी में बाधक होगा, तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है। जब मातृभाषा में बालक को ज्ञान नहीं दिया जाएगा तो वो शिक्षित और शैक्षिक प्रौद्योगिकी में उन्नति कैसे कर सकता है? तो ये बाधक शब्द यहाँ पर गलत दिया है, जबकि उन्नति होती है। बी वाला ऑप्शन है विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये हमारा भारत हिंदी भाषी देश है, तो यहाँ पर अंग्रेजी को प्रथम भाषा के रूप में मान्यता नहीं दी गई है सीखने और बोलने के लिए, तो ये भी कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। सी वाला क्वेश्चन है, कथन है बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने से उच्च संज्ञानात्मक लाभ होता है। और डी वाला है द्विभाषीय पागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है, सीखने में बाधा डालता है। द्विभाषा का जो पागम है वो उलझन पैदा करेगा और सीखने में बाधा डालेगा, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। जब बालकों को अनेक भाषाओं का जो ज्ञान हो जाता है तो उससे उनके संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि होती है, ये यहाँ पर क्वेश्चन सही रहेगा। 39वां क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? यानी प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा है जो निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मातृभाषा या घर की भाषा? तो ये महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा या घर की भाषा में शिक्षा देनी चाहिए। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। 40वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का जो उद्देश्य रखा गया है वो क्या रखा गया है? रटने की क्षमता का परीक्षण करना, यानी बालकों को रटने की जो क्षमता है उसका परीक्षण किया जाए। बी, पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना, पुनरुत्पादन करना और याद रखने की जो क्षमता है विद्यार्थियों को उसको नापना। सी, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। डी, पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मानदंड बनाना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य रखा गया है वो बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के लिए रखा गया है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिशन मोड में देश यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन UEE प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का व्यापक और एकीकृत फ्लैगशिप कार्यक्रम है। तो देखिए जो कार्यक्रम है वो ए में एकलव्य मॉडल रखा गया है, नई तालीम, सी सर्व शिक्षा अभियान, डी शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 रहेगा। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 42, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको सही बताना है कौन सा है। केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होनी चाहिए, पहले से जो बालक ने सीखा है निर्धारित शिक्षा है उस विषय वस्तु पर केंद्रित होनी चाहिए शिक्षा। समस्या समाधान पर केंद्रित होनी चाहिए, यानी समस्याओं का समाधान करने पर केंद्रित होनी चाहिए। अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करने में चाहिए। और चौथा है अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होनी चाहिए। तो यहाँ पर राइट जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा विद्यार्थी? यहाँ पर देखिए पहला, तीसरा और चौथा कथन ये यहाँ पर सत्य हैं। तो ए वाला ऑप्शन है 1, 3, 4। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होनी चाहिए शिक्षा, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव कौन सा किया गया है ये बताना है। यहाँ पर मानकीकरण में लचीलापन, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर, संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना, बहुविषयकता से कठोरता की ओर। तो यहाँ पर प्रस्तावित बदलाव जो किया गया है वो मानकीकरण से लचीलापन की ओर किया गया है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता है। राष्ट्रीय नीति बहुभाषिता मतलब अनेक भाषाओं का ज्ञान को, बहुभाषिता को बच्चों के सीखने में एक रुकावट की तरह देखती है, ये गलत। बहुभाषिता को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है। बहुभाषिता शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक अनावश्यक जटिलता के रूप में देखती है। समावेशी शिक्षा में अवरोध के रूप में देखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है।
तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों में आने वाले विद्यार्थियों के लिए अवधारणा के लिए क्या प्रस्तावित करती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों में से आने वाले विद्यार्थियों के अवधारणा के लिए क्या प्रस्तावित करती है? रटकर सीखना, पाठ्यक्रम चर्या और मूल्यांकन का मानकीकरण, पाठचर्या व मूल्यांकन का मानकीकरण करना, प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण करना, संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठचर्या। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों की अवधारणा के लिए वह संदर्भित और अर्थपूर्ण पाठचर्या की प्रस्तावना करती है, यानी प्रस्तावित करती है। संदर्भित और अर्थपूर्ण पाठचर्या होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए? 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र है, उसको क्या दर्शाना चाहिए? विद्यार्थियों के प्रदर्शन की दूसरे प्रदेशों में विद्यार्थियों के अंकों से तुलना करना, बी विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति, सी विद्यार्थियों की असंज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार सही पहचान कर 8 बिंदु श्रेणी पैमाने पर नामांकन, डी विद्यार्थियों के अवधारणाओं में कमियां जिस पर अभिभावकों को मेहनत करनी है। तो इनमें जो आंसर रहेगा वो बी वाला ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक और भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयाम में प्रगति 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को दर्शाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार का प्रयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कंठस्थीकरण करना चाहिए, प्रत्यास्मरण करना चाहिए, भी कंठस्थीकरण समालोचनात्मक चिंतन करना चाहिए, सी अनुभव जनित अधिगम और समालोचनात्मक चिंतन करना चाहिए, अनुभव जनित अधिगम और प्रत्यास्मरण करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बालकों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या करना चाहिए? अनुभव जनित अधिगम, उनके अनुभवों से जो भी अधिगम सीखा जाता है वो, और समालोचनात्मक चिंतन। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में किस चीज़ को यहाँ पर बढ़ावा नहीं दिया गया है? उपयुक्त इमारती ढांचा, भी प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक होना चाहिए दिव्यांग छात्रों के लिए, अनिवार्य विशेष शिक्षा होनी चाहिए, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2020 द्वारा बढ़ावा किसको नहीं दिया जाना चाहिए, ये बात की गई है यहाँ पर। तो अनिवार्य विशेष शिक्षा, अनिवार्य विशेष शिक्षा को यहाँ पर बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको सही बताने हैं कौन कौन से होंगे। तो पहला कथन सुनिए, विद्यालय की पाठचर्या की विषय वस्तु में कटौती की गई है। तो ये भी किया गया, यानी विद्यालय की पाठचर्या की जो विषय वस्तु है उसमें कमी की गई है। दूसरा, विद्यालय की पाठचर्या के लचीलेपन में वृद्धि की गई है, पाठचर्या को लचीला बनाया गया है, ये भी सही है। रटन तदगम को महत्व दिया गया है, यानी रटने की जो प्रवृत्ति है उसको यहाँ पर महत्व नहीं दिया गया है, तो ये यहाँ पर कथन गलत हो जाएगा। और चौथा, विवेचनात्मक चिंतन की महत्व देना। तो यहाँ पर देखिए 1, 2 और 4 ये कथन यहाँ पर सही हैं। ये कौन से ऑप्शन में आते हैं? देखिए ए 2 और 4 है, बी 1, 2, 3 है, सी 1, 2, 4 है और डी 2, 3, 4 है। तो देखिए पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन कौन से में है? तो ये सी में है। विद्यालय की पाठचर्या की विषय वस्तु में कटौती की गई, पाठचर्या को लचीलेपन में वृद्धि की गई, विवेचनात्मक चिंतन को महत्व दिया गया। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है? ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट किया गया है, शायद पहले भी इसका आंसर आ चुका है। और देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है, शायद थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा बहुत अंतर रखा गया है, यहाँ पर और कुछ दिया गया है। तो पहला, योगात्मक आकलन, बी पंचवत याद करने के कौशल का आकलन, पत्रवत याद करने के कौशल का आकलन, डी सी विद्यार्थियों को पेपर पेंसिल परीक्षा आधारित श्रेणियों में बांटना, और डी रखा गया है स्वतः आकलन और समूह आकलन का समावेश करना।
स्वयं आकलन और समूह आकलन का समावेश करना, ये रखा गया है यहाँ पर। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। जो प्रस्तावित किया गया है स्वयं आकलन और समूह आकलन का समावेश 360 डिग्री में किया गया है। भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो ये देती है बहुभाषा, एक भाषावाद, पूरे देश में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, पूरे देश में निर्देश का माध्यम हिंदी होना चाहिए। तो इसने जो बल दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भाषा के संदर्भ में वो दिया है बहुभाषा पर। किस पर दिया है? बहुभाषा। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन यहाँ पर सही बताना है, सभी स्तर पर एक भाषावाद का अभ्यास किया जाना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। रटकर सीखने और परीक्षा के लिए सीखने पर जोर देना चाहिए, ये भी यहाँ पर गलत है 2020 के अनुसार। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा शायद। देखते हैं, शिक्षार्थियों को उनके सीखने के पथ, रास्ते और कार्यक्रमों को चुनने के लिए लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिए। यानी जो शिक्षार्थी हैं वो सीखने के जो पथ हैं और कार्यक्रम हैं उनको चुनने में कैसा होना चाहिए? लचीलापन होना चाहिए। तो ये यहाँ पर ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये कथन सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो किस पर बल देती है? लचीला, वस्तु स्तरीय, गति आधारित अधिगम होना चाहिए। बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पहलू होने चाहिए। सी, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के मानकीकरण पर बल दिया जाना चाहिए। बच्चों के स्मरण कौशलों के मापन पर बल देना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा विद्यार्थियों वो कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लचीला, वस्तु स्तरीय, गति आधारित अधिगम होना चाहिए, अधिगमन होना चाहिए, इस पर बल दिया गया। ए वाला ऑप्शन राइट रहेगा। 54वां क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? विद्यार्थियों को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है? विद्यार्थियों का उसकी सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन कैसा है? विद्यार्थियों की सीखने में कमियां, अभाव, ताकि उसकी असफलता की पुष्टि की पहचान की जा सके। विद्यार्थियों की रटने की क्षमता की जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों को कक्षा में और कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, इस पर अधिक जानकारी देना है। तो ए वाला ऑप्शन राइट रहेगा। 55वां क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? संकल्पनात्मक समझ पर, गैर संदर्भित विषय वस्तु पर, रटकर सीखने पर, परीक्षाओं के लिए सीखने पर। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को संकल्पनात्मक समझ पर बल देना चाहिए, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विश्लेषण, आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण करना, प्रत्यास्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण, आकलन के योगात्मक तरीके। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो सी और ए दोनों ही रहेगा। विश्लेषणात्मक, आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण और आकलन के योगात्मक तरीके। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? यह सीखना और कि कैसे सीखना है, रटकर सीखने की प्रक्रिया पर, पाठ्यक्रम सामग्री वृद्धि पर, मानकीकरण पर। बदलाव का जो प्रस्ताव रखा है वो यह है कैसे सीखना है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, इस पर बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों को किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है? प्रगति पत्र किस प्रकार का है? ऐसे प्रगति पत्र जिसमें विद्यार्थियों के प्रदर्शन को अन्यों की तुलना में सापेक्षित किया गया हो। बी, वर्ष पर्यंत पेपर और पेंसिल परीक्षण में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का प्रगति पत्र। डी, 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र, योगात्मक एक आयामी प्रगति पत्र। तो देखिए यहाँ पर सी वाला ऑप्शन राइट होगा, 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र प्रदान किया जाना चाहिए, इसको प्रस्तावित किया गया है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ तीसरी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।